everyone. In today's class, we are going to discuss about the topic summarize written text. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिखे गए टेक्स्ट की समरी बनानी है। स्कूल में हम सब समरी बनाते आए हैं। हम कहते हैं संक्षेप में लिखो, किसी चीज़ का सार लिखो। तो जब भी आप लोग किसी भी चीज़ का सार लिखते हो तो उसमें किन बातों का ध्यान रखते हो बताइए। सारा कुछ रीड करना होता है। सारा कुछ रीड करना होता है, ठीक है। और मेन पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं। सार का मतलब क्या है? शॉर्ट करके लिखना है। तो हर कही हुई बात तो मैं अपने आंसर में नहीं लिख सकती। और आपने बोला मेन बातें लिखो। अब मेन बातें पता कैसे चलेंगी कौन सी मेन बातें? जो इन्होंने बोला उसको रीड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा आपने उसको रीड करना है। चाहे आपको 100% समझ आए या ना आए, दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि आंसर कैसे बनाना है वो तो मैं आपको बता दूंगी। बट एक बेसिक आइडिया क्वेश्चन का जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चन किस बारे में है। 100% समझ आए, मुझे सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हो, ये जरूरी नहीं है। टाइम कितना मिलता है? एक समराइज टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। और अगर न्यू फॉर्मेट के हिसाब से बात करें तो पेपर में 1 या 2 समरीज आएंगी। तो अगर एक समरी आई है तो 10 मिनट, 2 आई है 10 मिनट्स ईच, 20 मिनट्स नहीं मिलेंगे। 20 मिनट्स और 10-10 मिनट ईच में क्या फ़र्क है? 20 मिनट्स कलेक्टिव है, मैं कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं एक समरी 5 मिनट में लिखूँ, दूसरी 15 में लिखूँ, है ना? बट ऐसा नहीं होगा। एक समरी के लिए 10 मिनट मिलेंगे। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप 10 मिनट खत्म होने से पहले नेक्स्ट कर दोगे, और अगर आप नेक्स्ट नहीं करते हैं तो कंप्यूटर आपके लिखे गए कंटेंट को अपने आप सेव करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। और ये तभी होगा जब पूरे 10 मिनट यूटिलाइज होंगे। टाइमर हमेशा बैक काउंट पे चलता है। 10 मिनट से शुरू होगा, करते करते 0 सेकेंड्स तक आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ लिखनी होती है तो ऑफकोर्स सबसे पहली चीज़ क्या है? लिखना कितना है, यानी कि वर्ड लिमिट। इस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है 5 से 75 वर्ड्स, 5 to 75 मिनट्स। ना ही मैंने 4 पे खत्म करना है, ना ही 76 तक जाना है। अगर आप वर्ड लिमिट को एडहर नहीं करते हो, उसको मान के नहीं चलते हो, तो भी आपके फॉर्म पे स्कोर डिडक्ट होते हैं। एक समरी अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट्स पे स्कोर होती है। ये 7 पॉइंट्स बनेंगे कैसे? कंटेंट, फॉर्म, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। 2 फॉर कंटेंट, 1 फॉर फॉर्म, 2 फॉर वोकैब एंड 2 फॉर ग्रामर। 7 पॉइंट हो गए। 2, 4, 5 और 2, 7। अगर ध्यान से देखें तो इन चारों पैरामीटर्स में कहीं पे भी स्पेलिंग का कुछ नहीं मेंशन किया हुआ। समराइज रिटन टेक्स्ट का रूल ये कहता है कि जब बच्चे ने क्वेश्चन में से देख के ही मेन पॉइंट्स उठाने हैं तो उसको स्पेलिंग में अलग से स्कोर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्पेलिंग की गलतियां करूंगी तो कटेगा जरूर स्कोर। मिलना नहीं है अलग से कुछ, पर जाएगा जरूर। इन 7 पॉइंट्स में से अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल फ्री के हैं, जिसके लिए हम कुछ खास नहीं कर रहे, वर्ड लिमिट को एडहर कर रहे हैं, और जो बेसिक रूल्स अभी डिस्कस करेंगे बस उन्हीं को मान के चलना है। फॉर्म में एक में से एक आता है। एज अ टीचर अगर मैं जनरली आपको एग्जाम की रियलिटी बताऊं तो कंटेंट में भी आप कुछ नहीं कर रहे, खुद थोड़ी ना कुछ समझ के लिखना है। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी में से तो पॉइंटर्स पिक कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ आपके करने के लिए क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट फिटिंग करना। जो भी सेंटेंसेस आपस में जोड़ोगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से जोड़े। वोकैब क्या होती है? भाषा का इस्तेमाल। इसमें अभी हम कनेक्टर्स डिस्कस करेंगे। वो कनेक्टर्स लगाने के बाद ये भी आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो 7 में से बेसिकली 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके लिए हमको खुद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदर देन दैट 5 पॉइंट ऐसे बेसिक रूल फॉलो किए और वो पॉइंट्स आते हैं। क्वेश्चन डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज्यादा घबरा के करोगे उतना रीड करते हुए समझ ही नहीं आएगा कंटेंट है क्या।
अब आते हैं इसके बेसिक रूल्स क्या है। ये पीटी का इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रूल राइटिंग का थोड़ा सा अलग है। रूल क्या कहता है, यू हैव टू क्रिएट योर आंसर इन वन सिंगल सेंटेंस। एक सिंगल सेंटेंस में आंसर दो। इसका मतलब क्या है, यू कैन यूज फुल स्टॉप ओनली वंस। सिर्फ एक ही बारी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। कहां पे लगाओगे? लास्ट। अगर हम ये कहें कि गलती से मेरे से फुल स्टॉप लग गया और उसके बाद भी मैंने आंसर कंटिन्यूड रखा, तो जहां पे आपका पहला फुल स्टॉप होगा सॉफ्टवेयर आपको वहीं तक स्कोर देगा। इसलिए इस क्वेश्चन में इस गलती का कोई स्कोप नहीं है। एक सिंगल सेंटेंस में जवाब होना चाहिए, और जब एक सिंगल सेंटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है पैराग्राफ तो बन ही नहीं सकते ना। एक ही सेंटेंस लिखना है, चाहे वो सेंटेंस 40 वर्ड्स का हो, चाहे 50 वर्ड्स का हो। 76 का हो सकता है नहीं, क्योंकि वर्ड लिमिट 75 वर्ड्स तक ही है। बेसिक क्लियर है। 10 मिनट में क्वेश्चन को एक समरी बनानी है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ोगे। नॉट मोर देन 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन रीडिंग। हर लाइन हर वर्ड का मतलब समझ आए कोई जरूरी नहीं है। अब अगर किसी बच्चे को पैसेज थोड़ा लेंथी आ गया, अप्रोक्सीमेटली आपको 300 वर्ड्स तक का पैसेज आ सकता है। सिंगल पैराग्राफ भी आ सकता है और मल्टीपल छोटे छोटे पैरा बन के भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर करते क्या है, घर से ही सोच के जाते हैं कि मैंने लाइन नंबर 1 उठानी है, लाइन नंबर 5 उठानी है, लाइन नंबर 8 उठानी है और लास्ट लाइन उठानी है। बेटे बिना क्वेश्चन पढ़े मुझे कैसे पता होगा कि लाइन नंबर 1 में कोई काम की बात की हुई है या नहीं? लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 1 आपस में जुड़ती भी है कि नहीं? मैंने लाइन तो गिनती की, पहली, 5वीं, 8वीं, 10वीं, लास्ट, पर उनका आपस में कोई मेल होगा तभी तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनेंगे। मीनिंगफुल होने चाहिए ना बात जो लिख रहे हो। इसीलिए बजाय कि हम लाइन गिने, हम कंटेंट पे ध्यान देंगे। और जब भी रीडिंग को क्विक करना होता है, आप लोगों ने सबसे पहले ये बोला था कि हम आंसर में से मेन पॉइंट्स उठाते हैं। मेन पॉइंट का मतलब है संक्षेप में बताना है चीज को। यस और नो? सार बताओगे। अब सार में सब कुछ तो नहीं लिख सकते। कौन सी ऐसी लाइंस हैं जिनको हम कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे क्योंकि हमें वो जवाब में भी नहीं चाहिए, तो फिर उनको रीड करने में टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स वाली लाइंस दी हो, एग्जाम्पल क्या होती है? किसी चीज़ को समझाती है। मेरे लिए काम की बात क्या है? वो चीज़ जिस बारे में वो बात कर रहा है, ना कि उसकी एग्जाम्पल्स जो वो दे रहा है। कहीं पे भी सेंटेंसेस आ गए, फॉर एग्जाम्पल, टू इलुसिडेट, टू इलैबोरेट। टू इलैबोरेट, टू इलुसिडेट मतलब उसी बारे में और जानकारी दे रहा है। मैं बजाय कि एक ही पॉइंट को उठा के अपने 50-60 वर्ड्स पूरे करूं, मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ थॉट्स उठाऊंगी जो उस पैसेज में दिए होंगे। कहीं पे भी कुछ ऐसे आ गया कि रिसर्च हुई है और रिसर्च फाइंडिंग्स दी हुई है, कि कहीं पे भी किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च है, उसमें पता चला 20% लोग ये करते हैं, 30% लोग ये करते हैं। सो वो भी मेरे लिए आई विल नॉट से इररेलेवेंट है, पर हाँ आंसर बनाने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन बात क्या है, रिसर्च किस चीज़ पे हुई है, ना कि रिसर्च में पता क्या चला। रिसर्च के मेथड्स दिए होंगे, वो मेन बात है। रिसर्च का टॉपिक क्या था, वो मेन बात है। जो रिसर्च का रिजल्ट आया उसको अप्लाई कहाँ किया गया, वो मेन बात है। अगर हर लाइन इंक्लूड करते रहोगे तो फिर समरी का क्या मतलब है, और फिर कैसे उसके 250 to 300 वर्ड्स को मैं 75 वर्ड्स के अंदर स्क्वीज करूंगी, कैसे फिट करूंगी। और चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हो, जिससे रीडिंग में भी टाइम कम लगेगा और आंसर में भी जरूरत नहीं है। कहीं पे कुछ कोट्स दी हुई हैं जो जरूरी नहीं है। कोई रिसर्च पे आ गया, कोई मेडिसिन की डेवलपमेंट हो रही है, किसी चीज पे रिसर्च हो रही है। अब उसने बोला कि पहले भी जब ऐसी दवाई के बारे में रिसर्च हुई थी तो XYZ साइंटिस्ट ने ये बोला था। कहते हैं ना, किसी के भी द्वारा बोले गए शब्द कोट्स डबल इन्वर्टेड्स में लिख के आता है।
दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 75 वर्ड के अंदर आंसर खत्म करना है। क्लियर है? तो अब जब मैं कुछ लाइंस को अवॉइड ही करती जाऊंगी तो मेरी रीडिंग भी तो क्विक हो जाएगी, पढ़ा भी तो जल्दी जाएगा। 10 मिनट में से अगर मैं एवरेज 2 मिनट रीडिंग पे लगाती हूँ, रफली 4 to 5 मिनट्स मेरे को अपना आंसर क्रिएट करने के लिए चाहिए। इतना टाइम तो लगेगा ही, कनेक्टर्स भी तो लगाने हैं, क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगाना तो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कैसे। उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम भी लेके चलूँ तो मेरे पास 3 मिनट बचते हैं। बिना प्रूफ रीडिंग के कुछ भी लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम कितने भी एक्सपर्ट हो, टाइपिंग करते हुए छोटे मोटे एरर्स हो ही जाते हैं। कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क का एरर हो गया, कहीं कॉमा लगाना था हम लगाना भूल गए, या गलती से कहीं फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल करना भूल गए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूल गए, कोई बीच सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स है उनको कैपिटल करना है पहले लेटर को, वो रह गया। अब ये कैसे पता चलेगा जब तक मैं प्रूफ रीडिंग करूंगी ही नहीं। कहीं पे कोई की जोर से प्रेस हो गई, द लिखना था तो डबल ई टाइप हो गया। प्रूफ रीडिंग के बिना कोई भी क्वेश्चन जहां पे आप लिखते हो उसको सबमिट मत कराइए। 2 से 3 मिनट प्रूफ रीडिंग के लिए बचा के रखेंगे ही रखेंगे। और प्रूफ रीडिंग करने का बेस्ट तरीका, कभी भी आंसर को फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक नहीं रीड करो, हमेशा लास्ट से चलोगे। प्रूफ रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमको हर वर्ड दिमाग में बेसिक वोकैबुलरी फिट है। हम एक अक्षर के शुरू के 2-3 वर्ड्स देखते हैं और दिमाग एज्यूम कर लेता है यही लिखा हुआ है। सोचने में गलती नहीं है, गलती टाइपिंग में होगी। मेरे को एग्जाम्पल्स के स्पेलिंग आते भी होंगे, बट अगर टाइप करते हुए डबल ई या डबल एस दब गया तो वो गलत ही होगा ना। अगर मैं अक्षर को ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ूंगी तो मेरे को हर लेटर पे ध्यान देना पड़ेगा ये देखने के लिए कि लिखा क्या हुआ है, क्योंकि सीधा तो सबको पता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी को नहीं पता होगा। बेसिक रूल्स ऑफ राइटिंग तो याद रखने ही रखने हैं। लास्ट में फुल स्टॉप, लाइन का सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन अगर कोई होंगे तो वो कैपिटल आएंगे, नहीं तो कुछ कैपिटल नहीं होगा। इन क्वेश्चंस में कॉमन एरर्स होते क्या हैं? हमने एक सेंटेंस उठाया, दूसरा सेंटेंस उसके साथ जोड़ा, बीच में कनेक्टर यूज किया, और जब हम सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो कई बार उसने क्वेश्चन में कोई चीज़ कैपिटल लिखी होती है, जो आपको स्टेटमेंट आएगी, पैसेज आएगी, उसने कैपिटल लिखा होता है, जबकि वो प्रॉपर नाउन होता नहीं है। अब वो तो बेटे कैपिटल लिखेगा ही। सपोज कोई सेंटेंस मेरे पास ऐसे है, रिसर्च फाइंडिंग्स पे खत्म हो रहा है और अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, द रिसर्च ऑल्सो सेड XYZ व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब स्टूडेंट ने क्या गलती करनी है, जब ये 2 सेंटेंस ज्वाइन करने हैं ना, तो कॉमा लगा के कनेक्टर लगाया, सब कुछ किया और ये कैपिटल कर दिया। क्वेश्चन में कैपिटल है क्योंकि फुल स्टॉप के बाद है। मैं अपने आंसर में इसको कैपिटल नहीं करूंगी क्योंकि मैंने तो फुल स्टॉप लगाना ही नहीं है। मेरे लिए तो ये न्यू सेंटेंस है ही नहीं, मेरे लिए तो ये कंटिन्यूइंग सेंटेंस है। किसी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस में द का टी बड़ा करते हो तो आंसर में भी नहीं करना है। ये मान के चलिएगा कि आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ वही चीजें कैपिटल होंगी जो प्रॉपर नाउन्स होंगे। और जब आप टाइपिंग शुरू करते हैं प्लीज ध्यान रखिए कैप्स लॉक ऑन ना हो। कीबोर्ड पे एक बटन होता है कैप्स लॉक का, होता क्या है, हम पहला लेटर कैपिटल करने के लिए उसको दबा देते हैं, ये पहला अक्षर कैपिटल करना है और उसके बाद बंद करना ही भूल जाते हैं, दोबारा प्रेस करना ही भूल जाते हैं। और बच्चा कीबोर्ड पे देख देख के टाइपिंग करता रहता है और इतनी टाइपिंग हो जाती है फिर रियलाइज होता है कि सब कुछ ही कैपिटल में टाइप हो गया। नुकसान होगा क्या? टाइम वेस्ट होगा ऑब्वियसली, उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? आंसर तो दोबारा लिख लोगे पर टाइम भी तो होना चाहिए वो गलती को सुधारने का। और जितना टाइम इन छोटे छोटे एरर्स में वेस्ट होगा वहां प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम नहीं बचेगा।
अब मेन चीज पे आते हैं बच्चे कि हमने ये तो बोल दिया कि समरी में हमने सार बनाना है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को मतलब के हिसाब से समझते हुए ज्वाइन करना है, बट इनको ज्वाइन करेंगे कैसे? बताइए कैसे ज्वाइन करोगे? स्कूल में कंजंक्शंस करिए, याद है क्या? भूल गए? स्कूल का स्कूल में ही छोड़ा है। आई एम श्योर किया सबने होगा स्कूल में, ऐसा हो नहीं सकता कि किया ना हो। याद है या नहीं वो अलग बात है, वो जरूर हो सकता है कि भूल के आ गए। एक ही पर्सन के बारे में दो क्वालिटीज बताई हुई हैं, दो बातें बताई हुई हैं। ही इज टॉल, ही इज इंटेलिजेंट। सिंपल सा कनेक्टर लेके इनको ज्वाइन कर सकती हूँ। एक और बच्चे की आवाज आई थी, ही इज टॉल तो ये क्या है? कनेक्टर्स, कंजंक्शंस। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टर्स या कंजंक्शंस कहते हैं उन्हें। हमने यहाँ पे इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि फुल स्टॉप तो हम लगा सकते हैं। अगर मैं बिना कनेक्टर के ये फुल स्टॉप हटा दूं, ही इज टॉल, ही इज इंटेलिजेंट, बात का कोई मतलब बनेगा? ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड है ना फुल स्टॉप है, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगी। मैंने पहले कहा था ग्रामर का हमको अपने एंड पे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारे सेंटेंस का मीनिंग और ग्रामर मेंटेन रहे। हम ये कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात करूं, एक 50 to 60 वर्ड्स के आंसर में आप मैक्सिमम 3 to 4 कनेक्टर्स का यूज कर पाओगे। वोकैबुलरी में स्कोर मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी मैं जबरदस्ती बीच सेंटेंस में एज वेल एज एंड, मोर ओवर, फर्दर मोर लिखती जाऊं। सिर्फ वही जहां पे रिक्वायर्ड है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि मैम हमको सेंटेंस पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब समझ आ गया, बट अगर हमें पैराफ्रेजिंग करनी हो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ग्रामर की श्योरिटी नहीं है। अब इस केस में क्या करें? जैसा सेंटेंस दिया हुआ है पढ़ के इतना तो सबको पता चल जाता है कि इसमें कुछ काम की बात हो रही है ना? उस सेंटेंस को फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड एज इट इज पिक करो। अगर ग्रामर में डाउट है तो कोई रिस्क नहीं लोगे। सिंपल तरीके से करोगे तो नंबर नहीं घटेंगे, गलत करोगे तो ऑब्वियस है स्कोर डिडक्ट होगा ही होगा। सो मैंने क्या करा, जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा था और जहां तक खत्म हो रहा था वहां तक पूरा एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद कोई और सेंटेंस भी ऐसा होगा जो मुझे लगे ये भी अच्छी बात कर रहा है, ये भी मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा है, इसको भी ऐड कर दूं। क्या वहां एंड लगा के ऐड कर सकती हूँ? बिल्कुल। सो ये सिंपलेस्ट तरीका है कि जो मेन सेंटेंसेस हैं उनको सिंपल कनेक्टर्स लगा के ज्वाइन किया जाए। अगर मेरे को लगता है नहीं मेरी राइटिंग स्किल्स ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर की समझ मुझे है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक लेंथी सेंटेंस दिया हुआ है जहां तक उसका मुझे मीनिंग, एक सर्टेन मीनिंग अच्छा लगता है, उसको उतना पिक कर सकती हूँ। यस, कॉस पिक कर सकती हूँ। अब जितना सेंटेंस मैंने पिक करना है वो अच्छा लग रहा है, वो इसलिए नहीं पिक करना, वहां तक पिक करना है जहां तक मीनिंग कंप्लीट हो रहा हो। सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी मेरे को हमने एक सेंटेंस लिया था, ही इज टॉल एंड इंटेलिजेंट। ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है, बड़ा इजी है, पर कॉन्सेप्ट जरूर समझ आ जाएगा। अगर मेरे को इस सेंटेंस को आधा ही यूज करना हो कहीं और वो आधा मैं यहां कर दूं, ही इज टॉल एंड, गलत होगा ना? क्यों? क्योंकि ये अधूरा सेंटेंस है। या तो मैं इसको पूरा पिक करूं या फिर मैं इसको यहां तक पिक करूं। इतनी
समझ जरूर होनी चाहिए। अगर आप सेंटेंस को शॉर्ट कर रहे हो अपनी समझ के हिसाब से, तो इतना ध्यान जरूर देना कि उतनी बात जितनी आपने पिक किया उसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा हो। कई बार बच्चे सेंटेंस शॉर्ट करते हैं और वर्ड्स ऐसे होते हैं, टू पे एंड कर देते हैं, विच पे एंड कर देते हैं। विच का मतलब आगे बताओ तो सही उसके बारे में है क्या। और अगर एग्जाम में भी शॉर्ट करना नहीं आएगा तो प्लीज रिस्क मत लीजिएगा। सेंटेंस को एज इट इज उठाइए, दूसरा सेंटेंस उठाइए, कनेक्टर लगाइए, जोड़ दीजिए। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि मैम 25-30 वर्ड्स बहुत है। ऐसा कोई रूल नहीं है। एक अच्छा आंसर होना चाहिए, मेरी ग्रामर सही होनी चाहिए। अगर मुझे पता है मेरी बेसिक ग्रामर सही है तो फिर मैं 50, 55, 60, 65 वर्ड्स भी लिख सकती हूँ, 70 वर्ड्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि रूल तो यही कहता है ना 5 से 75 के बीच में लिखो। दूसरी तरफ अगर मुझे पता है कि नहीं, मेरे को इतना नहीं समझ आ रहा, मेरे को इंपॉर्टेंट लाइन्स ही नहीं बाय चांस पता चली, तो मैंने रैंडमली कुछ लाइन्स उठा के लिखी हैं, तो फिर यस एवरेज आंसर 40-45 वर्ड्स तक ओवर कर दो। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बेसिक रीडिंग स्किल्स ठीक ठाक है तो 55-60 वर्ड्स तक भी आंसर कोई रिस्क नहीं देगा, क्योंकि वर्ड लिमिट के बीच में ही चल रहे हो, ग्रामर सही है तो सब कुछ सही है। और कंटेंट ऐड करोगे तो कंटेंट के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक ही लाइन उठा के दूसरी लाइन ऐड लगा के दे दी तो कंटेंट में क्या स्कोर मिलेगा। किसी बच्चे के कंटेंट में 0.5 आए, किसी के 1 आए, किसी के 1.5 आए, किसी के 2.2 आए। फर्क क्या पड़ रहा है कि बच्चा कंटेंट कितना उठा रहा है और किस तरीके से सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। अब जब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं कि हमने सेंटेंस ज्वाइन करना है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स अपनी मन मर्जी से जहां जो मन करता है वो लिखी जाते हैं। मेरा मन कर रहा है मैंने मोर ओवर लिख दिया, मेरा मन कर रहा है मैंने ऑन दी अदर हैंड लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता हमने अलग अलग कनेक्टर्स यूज करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कनेक्टर का इस्तेमाल स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि मैं बोलूं आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैं बोलूं ओहो आज तो मौसम बहुत अच्छा है। ओहो का एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं? कुछ गलत हो जाए, कुछ खराब हो जाए, ओहो आज मौसम बहुत अच्छा है। लॉजिक बना? वेरी गुड, आपका बहुत ही कम मार्क्स आए। मिसमैच ऑफ वोकैबुलरी। तो जैसे हम नेगेटिव के टाइम पे पॉजिटिव वोकैबुलरी नहीं यूज करते, वैसे ही अगर हमें कोई कॉन्ट्रास्ट देना होगा तो मैं एंड नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे नतीजा देना होगा तो मैं देयरफॉर का यूज करूंगी, ना कि एडिशनली का यूज करूंगी। तो कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए देखना है कि कनेक्टर कौन से यूज करने हैं। कुछ कनेक्टर्स जो बड़े सिंपल है डिस्कस करते हैं। कहीं पे भी अगर मुझे जानकारी जोड़नी हो, एडिंग इंफॉर्मेशन। अब जानकारी जोड़ने का मतलब जरूरी ये नहीं है कि अच्छाई में ही अच्छाई, पॉजिटिव में ही पॉजिटिव जानकारी जोड़नी हो, नेगेटिव में भी तो नेगेटिव जोड़नी हो सकती है। तो सिंपल कनेक्टर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि एंड, एडिशनली, मोरओवर, फर्दरमोर। किस सिचुएशन में जहां पे मेरे पास कोई बेसिक जानकारी दी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका कोई फर्क नहीं है। पॉजिटिव में भी यही जाएगा, नेगेटिव में भी यही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे अभी हमने वो रिसर्च फाइंडिंग्स की बात की थी, हम कहते हैं कि रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करके कोरोना वायरस की मेडिसिन ढूंढ ली है ना। अब आगे उसने कहीं ना कहीं बताया होगा मेडिसिन किन किन तरीकों से ढूंढी गई, रिसर्च के मेथड्स क्या यूज करे गए, टेस्टिंग किन लोगों पे हुई। अब वो इंजेक्शंस जो अप्लाई किए जा रहे हैं या जो भी मेडिसिन जो क्योर दिया जा रहा है, उसके फायदे क्या हैं, फायदे क्या हैं ये बताया,
दवाई किन तरीकों से ढूंढी गई ये बताया, एक ही मेडिसिन के बारे में और जानकारी दिए जा रहा है। तो जब जानकारी में जानकारी सिमिलर लाइंस पे ऐड करता जा रहा है तो हम एडिंग इंफॉर्मेशन वाले कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ वो पैसेज में कहीं ये बताना शुरू कर दे कि क्यों तो हो गया, लोगों को आपने मेडिकेशन देनी तो शुरू कर दी है, लेकिन इस मेडिकेशन से बच्चों की या लोगों की हेल्थ पे हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है। बजाय कि मैं ये मोर ओवर फर्दर मोर लिखूं हार्मफुल इम्पैक्ट पे, ये आ जाएंगे आपके कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स, जहां पे ये जानकारी की लाइंस चेंज कर दी गई है, नेगेटिव हो गया है। सबसे सिंपल, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, however, ऑन द फ्लिप साइड है तो बहुत सारे, बट बिलीव में आपको एक ही की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार ही हमने दवाई की अच्छाइयाँ बताई, उसके बाद हम कहते हैं हाउएवर इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। तो जब वो नेगेटिव की बात करने लग जाएगा तो फिर कौन से कनेक्टर्स यूज करोगे? एक नुकसान बता दिया कि इससे लोगों के हेल्थ पे चलो बुरा असर पड़ रहा है, उसके बाद अगर एक और नुकसान बताया, लोगों का नेचुरल इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करूंगी? एक नेगेटिव में अगर नेगेटिव जोड़ा है तो बेटे फिर वापस वहीं आ गए एडिंग वाले पे। पहले मैंने कहा था पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ो या नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ो, तो हमने एक ही बार आइडिया चेंज करा ना, दवाई की अच्छाइयाँ बताने के बाद उसकी बुराइयां बताना शुरू हो गए। तो अब जब बुराइयों में बुराइयां जोड़ रहे हो तो फिर कर तो एडिंग ही रहे हो, फिर से कनेक्टर्स यही आता है। क्लियर है इतना? अब कहीं पे आ गया लास्ट में कि जो भी मेडिकेशन बनाई गई है इससे लोगों को फायदा क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ। नतीजा देना मतलब रिजल्ट दिया है, आपके रिजल्टिंग कनेक्टर्स। नतीजा देने के लिए कौन से अक्षर का इस्तेमाल करते हो, कौन सी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हो? बताइए। ओके, एज अ रिजल्ट, ओवरऑल, ओके, फाइनली। कितने बारी रिजल्ट बताओगे एक समरी में, और वो ऐसी समरी जिसमें सिर्फ 5 से 75 वर्ड लिखने हैं। अगर कोई रिजल्ट आया तो वो भी शायद एक ही बारी। तो क्या मेरे को 8-8, 10-10 कनेक्टर्स याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक कनेक्टर बस अप्लाई सही करना, कहीं पे किसी चीज की वजह दे दी हो तो हमारे रिजल्टिंग कनेक्टर्स थे, कहीं पे किसी चीज का रीजन दे दिया, रीजनिंग कनेक्टर्स। सपोज हम यही कोरोना वायरस की मेडिकेशन वाली एग्जांपल लेके चलते हैं, फायदे बताए, नुकसान बताए, और फिर उसके बाद उसने ये बोल दिया कि ये दवाई बच्चों के लिए डिसकंटिन्यू कर दी गई है, कि एडल्ट्स को तो लगाएंगे ये मेडिसिन या जो इंजेक्शन लगाएंगे, बट बच्चों को नहीं देंगे ये मेडिसिन। वजह क्या होगी? कुछ तो बताया होगा कि क्यों नहीं देंगे। वजह कैसे देते हो? कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल करते हो? मैं आपसे पूछूं बेटे आप लेट क्यों आए? बिकॉज हमारा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, बिकॉज हमें पहले ही बहुत कुछ आता है इसलिए हम लेट आते हैं। कोई भी वजह हो सकती है। तो सबसे सिंपल कनेक्टर क्या है? बिकॉज as I had some work, I came late as I had some work, because I went with my friend, because it was my friend's birthday party, इसलिए हम आ नहीं पाए। यही रीजंस के लिए देते हो आज, यही आपने। अगर कोई वजह आ गई पैसेज में तो यूज करने, अगर कोई वजह आएगी नहीं तो जबरदस्ती नहीं है कि 4 कनेक्टर्स याद करके दे लूं, 4 लिख के आऊंगी। सिचुएशन देख के कनेक्टर्स यूज करोगे कि एडिंग वाले होने हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होने हैं, नतीजा है तो नतीजे वाले होंगे, नहीं तो ऑब्वियस है नहीं होंगे। एनी डाउट विद दिस? नहीं।
अब लास्ट चीज जो इस टॉपिक की है कि अगर हमें यही समझ नहीं आया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं तो मैम हम कैपिटल कैसे करें। इस क्वेश्चन में देखो बेटा दिक्कत इतनी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपने कोई सेंटेंस पिक किया है और बीच सेंटेंस में क्वेश्चन में ही कुछ कैपिटल कर दिया गया है तो अंडरस्टूड है वो प्रॉपर नाउन होगा, तभी कैपिटल किया है। और जहां पे भी उसने फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर कैपिटल किया होगा उसको हम रीड करके देखेंगे। इट, द, हिज, हर कैपिटल नहीं आएंगे। अगर पर्सन का नाम दिया हुआ है तो कैपिटल आएगा। अगर वर्ड लिखा हुआ है कंट्रीज, सी कैपिटल होगा। अगर वर्ड दिया हुआ है कंट्रीज, सी कैपिटल नहीं होगा। कंट्री या कंट्रीज जो भी दिया हुआ। अगर अक्षर दिया हुआ है कंट्री का नाम तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इस चीज की जरूरत आपको राइटिंग के काफी क्वेश्चंस में पड़ती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। जैसे कॉमन टर्म्स आ जाती है, मेडिसिन, रिसर्चर्स, तो बच्चा रिसर्चर का आर कैपिटल कर देता है। अगर रिसर्चर का नाम दिया है तो उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा, रिसर्चर वर्ड का आर कैपिटल नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, टीचर, अगर टीचर का नाम दिया, अगर अकेला टीचर लिखा हुआ है तो टीचर का टी कैपिटल नहीं होगा। अगर टीचर का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो ही कैपिटल होगा। स्कूल, कॉलेज लिखा हुआ है तो कैपिटल नहीं होगा। स्कूल का एस भी स्मॉल आएगा, कॉलेज का सी भी स्मॉल आएगा, जब तक स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम नहीं दिया हुआ या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया हुआ। अगर नाम दिया हुआ है तो ही कैपिटल होगा। अगर नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है। सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी आप लोग स्कूल में पढ़ के आए हैं, अगर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स लिखा होगा तो इंग्लिश का ई कैपिटल आएगा। अगर सब्जेक्ट्स लिखा होगा तो एस कैपिटल नहीं होगा। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। दिस मच इज क्लियर? यस। अब प्रैक्टिस करेंगे एक समराइज रिटन टेक्स्ट की, सॉल्व करके देखेंगे और फिर डिस्कस करते हैं कि कनेक्टर्स का यूज करना कैसे है, कनेक्टर्स के साथ कॉमा कहाँ लगता है, सेमीकोलन अगर लगाना है तो कहाँ लगाना है और किन कंडीशंस में लगाना है।